गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला है समलैंगिक विवाह को लेकर के। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है और समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क हैं, विपक्ष में क्या तर्क हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए हम देखते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, आज के इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो वैसे तो आज कोई इंपॉर्टेंट डे था नहीं, लेकिन 15 तारीख का कुछ इंपॉर्टेंट डे रह गया था। मैंने आपसे कहा था कि आगे जब भी टाइम मिलेगा तो हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज वही 15 तारीख को जो इंपॉर्टेंट डे छूटा था हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट डे। बात की जा रही है ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन। ये प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, ग्रामीण महिलाएं सबके लिए अच्छी खेती कर रही हैं, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। जैसे आप देखेंगे ना दोस्तों कि गाँव में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो भी पुरुषों के साथ जाकर के खेतों में काम करती हैं। सुबह ही उठ जाएंगे ये लोग 4 बजे 5 बजे, और ये लोग अपने खेतों में जाके काम करेंगे, चाहे वो ठंडी का टाइम हो, चाहे गर्मी का टाइम हो, चाहे बारिश का टाइम हो। जब भी इनको जरूरत पड़ती है तो ये बिना टाइम देखे खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए। और ये एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की ही बात है। कई बार ये होता है, आप देखेंगे आंकड़े जो निकल करके तो उनसे ये पता चलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर महिलाओं को रोजगार अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार कम है। उसके पीछे वजह यही है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं, या फिर कोई ऐसे छोटे-मोटे काम कर लेती हैं, 3-4 महिलाएँ मिलकर के साथ में काम कर लेती हैं। जबकि शहरों की स्थिति ये होती है कि वहाँ पे महिलाएँ पढ़ी-लिखी होती हैं, तो उनको जो चाहिए वो अच्छी पोस्ट चाहिए होती है। उनको एक ठीक-ठाक पोस्ट पे जाकर के काम करना होता है, वो तो खेतों में काम करेंगे नहीं। तो इस वजह से जो आंकड़े निकल कर के आते हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अधिक रोज़गार पाती हैं। हालाँकि वो बात अलग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी महिलाओं के काम को उतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया जाता है जितना कि करना चाहिए। जैसे आप देखिएगा हमारी मम्मी जी लोग या फिर हमारी बहनें हो गई, ये लोग सुबह सबसे पहले उठती हैं घर में और शाम में सबसे बाद में सोती हैं, रात में सबसे बाद में जाके सोती हैं, फिर भी इनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता। मतलब बाकी सारी चीज़ें तो छोड़िए ना, हम कभी एप्रिशिएट नहीं करते इनको कि हाँ, आप इतना वर्क कर रही हैं, चलिए आप 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए। कभी थोड़ी-सी छोटी-सी भी चूक हो जाती है ना, तो हम उसके लिए सुना देते हैं, चाहे हम हो गए, चाहे पापा जी हो गए, कोई भी। मतलब फिर उनको कोई ऐसा रिस्पेक्ट नहीं देता है कि चलो आप इतने टाइम से कर रहे हो जाता है, इंसान ही है, किसी से भी गलती हो सकती है। उनको उतना रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ें तो छोड़िए। अगला इंपॉर्टेंट डे है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। अब भैया इसको हिंदी में क्या लिखता है यार, समझ नहीं आता, तो इसको यही लिखा है हाथ धोना दिवस। बेहतर होगा कि आप हैंड वॉशिंग शब्द यूज करिए। तो ये भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, स्वच्छ हाथ पहुंच के भीतर है, क्लीन हैंड्स आर विद इन रीच। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि साफ सफाई की कितनी महत्ता है। खाने से पहले हमें हाथ धुल लेना चाहिए, या बाहर से भी हम कहीं से आते हैं तो हमें हाथ पैर मुंह अच्छे से धुल लेना चाहिए, तभी घर में जाना चाहिए। क्योंकि पता नहीं बाहर का एनवायरनमेंट क्या था, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था वहाँ पे, और कैसी कैसी समस्याएं देखने को मिली, कौन कौन से वायरस हमारे हाथ में है। वैसे अगर हम खाना खा ले रहे हैं या फिर इस तरीके से कुछ और काम कर रहे हैं, पता नहीं उसमें क्या दिक्कत निकल कर के आ जाए। यहाँ तक बताया जाता है कि जो हैंड है ना हमारा, अगर वो हमारे फेस को बार बार टच करता है तो वो भी दिक्कत कर जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार ये कहा जाता है कि बार बार फेस को टच मत करो अपने हाथ से। तो उसमें यही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया सब हमारे हाथ में जमा हो जाते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी आप बाहर से आते हो तो हाथ मुंह अच्छे से धुल लीजिए, उसके बाद ही घर में जाइए। और खाना खाने से पहले या फिर कुछ ऐसा काम करने जाते हो तो उससे पहले ज़रूर हाथ धुलिए। आप देखेंगे मेरे कोई ऐड आता है, अगर मैं गलत तो सेवलॉन का है, शायद किसी कंपनी का है, उसमें सचिन तेंदुलकर जी का हाथ दिखाया जाता है ना, वो हाथ धुलने के लिए बोलते हैं, उसको प्रचार करते हैं हैंड वॉशिंग का। आप कोई ऐड है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली याद है कि सचिन तेंदुलकर साहब उसका ऐड कर रहे हैं। एक और डे है विश्व गर्भावस्था एवं शिशु हानि स्मरण दिवस, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। ये भी 15 अक्टूबर 2023 को ही मनाया जाता है। इसकी थीम के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, अगर पता चलेगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। इसलिए कहता हूँ आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे अपडेट करना इजी पड़ता है। बार बार मतलब यहाँ वाईटी पे आकर के कौन अपडेट करेगा, टेलीग्राम पे एक मैसेज कर दो तो यहाँ पे बाकी सारे लोग को पता चल जाता है। तो ये है टेलीग्राम की लिंक भैया, ये चैनल का नाम है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। दोस्तों, खुद सोचिए कि अगर कोई महिला, कोई स्त्री अपने पेट में बच्चे को पालती है, अब वो 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, कब कुछ भी हो सकता है, और फिर जब वो लॉस हो जाए, बेबी जो बन रहा था पेट में वो पूरे तरीके से डेवलप ना हो करके पैदा ना हो पाए, और यहाँ पे किसी वजह से बेबी मिसकैरेज हो जाए, तो सोचिए कि कितनी बड़ी दिक्कत होगी। कहते हैं कि एक महिला की ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी का वक्त वही होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब वो माँ बनती है। और इस तरीके से अगर बेबी का लॉस हो जाए, मिसकैरेज हो जाए, तो उसको कितनी बड़ी समस्या होती होगी, उसके ऊपर क्या क्या बीतती होगी। और यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे नहीं रुकती है, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी फैमिली है कि अगर बेबी मिसकैरेज हो जाता है ना, तो उसके लिए महिला को जिम्मेदार ठहराती हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में महिलाएं जिम्मेदार होती हों, लेकिन जैसे मतलब कई बार होता है कि स्ट्रेस ले लें या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता होगा। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं यार, कि कोई भी महिला हो गई, चाहे कोई भी दुनिया की महिला, अगर वो अपने पेट में बेबी को रख रही है, मतलब वो पालन पोस रही है, तो भैया कोई क्यों चाहेगी कि मेरा बेबी लॉस हो जाए, मिसकैरेज हो जाए। ऐसा शायद ही कोई महिला होगी जो ऐसा सोचेगी। उसके बाद भी सामान्यतः जो महिला के ससुराल वाले होते हैं, सामान्यतः ससुराल वाले ही, वो यही करते हैं कि उसको महिला के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके ऊपर लांछन लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने जानबूझ के किया, तुम्हें ये, तुम्हें वो।
ऐसा लगता है कि ससुराल वालों का ही बेबी था, महिला का तो उस पे कोई अधिकार ही नहीं। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को आती हैं। आप में से कुछ लोग इस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। अगर कोई शादीशुदा मेरा लेक्चर सुन रहा है ना, तो उनको इस चीज़ समझ आ रही होगी कि ससुराल में क्या दिक्कत देखने को मिलती है। और अगर कोई ऐसा बंदा मेरा लेक्चर सुन रहा है, भैया कोई हस्बैंड है किसी के, या फिर कोई ऐसे ससुराल के हैं, तो भैया इतनी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार कभी ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कोई भी महिला होगी, वो जानबूझ के मिसकैरेज क्यों करेगी? आप खुद सोचिए ना, उसका क्या फ़ायदा है इसमें? उल्टा उसको सुनने को मिलेगा। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है मिसकैरेज, उस टाइम पे महिलाओं को मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कोई हस्बैंड ये लेक्चर सुन रहा है, तो कम से कम उसके साथ खड़े हो यार। पूरी फैमिली ना साथ खड़े हो तो शायद उनको उतना बुरा नहीं लगेगा, जितना कि जब हस्बैंड साथ नहीं खड़े होते तब लगता है। तो अगर भैया कोई है ऐसा जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बाद भी लेक्चर सुन रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस टाइम ना मेंटल और इमोशनल ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है महिलाओं की। आप सभी को पता है कि इमोशनली वैसे भी महिलाएं थोड़ी कमज़ोर होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है, ठीक है? कभी आप कहने लो कि सर आप तो ऐसे कह रहे हो कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा यार कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं। जैसे स्थिति से वो गुजरती हैं, मान लीजिए आपने किसी महिला ने 4 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, अब वो लॉस हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी होता, महिला है कि कोई भी होगा, तो अगर कोई 4 महीने मेहनत कर रहा है, इतने ध्यान रख रहा है, इतनी सारी चीज़ों का टेक केयर कर रहा है, तो उसके बाद इस तरीके से हो जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको दिक्कत तो होगी ही। तो इस टाइम पे महिलाओं को मेंटली और इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बारी आती है आज के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। जी हाँ, सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि समलैंगिक विवाह है क्या? समलैंगिक होते क्या हैं? दोस्तों ये शब्द से ही क्लियर है, सेम सेक्स मैरिज या फिर समलैंगिक विवाह यानी समान लिंग वाले, यानी मेल मेल, फीमेल फीमेल, यानी कि जब एक ही लिंग वाले व्यक्ति को एक ही लिंग के प्रति, अपने ही लिंग के प्रति फीलिंग आने लग जाए, वो उससे शादी करने के लिए क्या, तो ये होता है समलैंगिक विवाह। अब इसमें कई सारी कम्युनिटी आती है, जैसे LGBTQIA+। अब यहाँ पे प्लस में कोई भी हो सकता है। अब इसमें एल का मतलब है लेस्बियन। लेस्बियन मतलब जब फीमेल को फीमेल के लिए फीलिंग आए, उसके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिताना चाहे, उसके साथ शादी करना चाहे। इसी तरीके से गे, जब ये सेम फीलिंग मेल मेल को आए, यानी अगर कोई लड़का है, कोई पुरुष है, उसको अपने पुरुष लिंग के प्रति फीलिंग आ रही है कि मुझे मेल से शादी करनी है, पुरुष से ही शादी करनी है, उसके लिए उसको इमोशनल फीलिंग आ रही है, तो ये हो जाएगा गे। बाइसेक्सुअल क्या होता है? तो बाइसेक्सुअल जिसको दोनों के लिए फीलिंग आ सकती है, यानी इसके कोई दिक्कत नहीं है, लड़की के लिए भी फील कर सकता है, लड़के के लिए भी फील कर सकता है। फिर टर्म आती है ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर कौन होते हैं? तो भैया ये ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ये लड़का है तो इनको लड़की वाली फीलिंग आएगी, अगर ये लड़की है तो इनको लड़का वाली फीलिंग आएगी, यानी कि जो इनका बॉडी होता है उसके अपोजिट में इनको फीलिंग आती है। फिर आता है क्यू। क्यू का क्या मतलब होता है? तो इसका पूरा नाम है क्वीर, QUEER। अब ये क्या होता है? तो इनको ये पता ही नहीं चलता है कि इनको फीलिंग किसके लिए आ रही है, मतलब इनके साथ ये संभावना बहुत कम रहती है कि इनको पता चले कि किसके लिए फीलिंग आ रही है। हमेशा संदेह की स्थिति में रहते हैं, तो इसको कई बार विचित्र भी कह दिया जाता है, क्योंकि इनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, किसके लिए फीलिंग आ रही है, तो इसलिए इनको कई बार विचित्र भी कहा जाता है। अगला वर्ड है आई। इसका पूरा नाम होता है इंटरसेक्स। अब ये ऐसे आते हैं जो ना तो लड़कियों में आते हैं ना तो लड़कों में आते हैं, इनका मतलब अलग स्पेशल कैटेगरी होती है, तो इसको इंटरसेक्स कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है ए। ए का मतलब होता है असेक्सुअल। और जहाँ कहीं भी अ लग जाए ना, मतलब ए लग जाए पहले, उसका मतलब होता है तटस्थ, यानी कि इनको कोई फीलिंग ही नहीं है। अबे कोई लड़का हो लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मतलब ये तटस्थ है। जैसे सोशोलॉजी में एक टर्म चलती है असोशल, ऐसे कुछ करके होता है, जहाँ तक मुझे पता है असोशल ही होता है। अगर कोई सोशोलॉजी का स्टूडेंट है तो वही बता सकता है। उसमें ये कहा जाता है ना कि समाज से तटस्थ है ये बंदा, ना उसको पॉजिटिव पता है ना नेगेटिव पता है, वो कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसी को जहाँ पे कहीं पे भी ए लग जाए तो उसका मतलब होता है कि तटस्थ हो जाना, असोशल हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बात की जा रही है असेक्सुअल के बारे में, तो ये तटस्थ होते हैं, इनको कोई फीलिंग नहीं होती किसी के लिए भी। उम्मीद है कि आपको सेम सेक्स समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको LGBTQ का पूरा नाम पता चल गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि LGBTQIA+ मतलब क्या। और यहाँ पे प्लस का मतलब ये है कि इसमें कोई भी आ सकता है। जैसे अब मान लीजिए हमको तो इतनी कैटेगरी ज्ञात है, लेकिन क्या पता आगे चल करके कोई और कैटेगरी की खोज हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो फिर उसको लिए फिर से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस इसलिए लगा दिया गया कि संभावना यही है कि और कोई मिलेगा तो इसमें हम ऐड कर लेंगे। भैया सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो SMA है, SMA क्या है? तो इस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके जो प्रावधान है इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। या फिर जो इसमें शब्द लिखे गए हैं हम उसकी अलग तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते। हमारा काम ये देखना है कि जो भी कानून है वो संविधान के हिसाब से है या नहीं, या संविधान के खिलाफ। अगर संविधान के खिलाफ कोई कानून है तो हम उसको शून्य घोषित कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। लेकिन अगर कोई एक्ट बन गया है तो उसके शब्दों में अलग अलग जाकर के हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे आज। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके प्रावधानों को हम निरस्त नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किस बेस पे कहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, यानी कि हम अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करेंगे। अगर आप हमारे देश का स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसे इस तरीके से अगर केंद्र के लेवल पर हम देखते हैं तो तीन चीज़ें हैं।
एक तरफ हो गई विधायिका, एक तरफ हो गई कार्यपालिका और एक तरफ हो गई न्यायपालिका। तो हमारे यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत चलता है, यानी न्यायपालिका का अपना क्षेत्र है, कार्यपालिका का अपना क्षेत्र है और विधायिका का अपना क्षेत्र है। विधायिका का क्या काम है? तो इनका काम है कानून बनाना। लागू करने वाला कौन है? तो कार्यपालिका। उसकी समीक्षा करने वाला कौन है? तो न्यायपालिका। इन तीनों के बीच संतुलन होना चाहिए और तीनों अपने अपनी फील्ड में काम करें। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इसको कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि कानून बनाने का काम विधायिका का है, सुप्रीम कोर्ट जाकर के कानून बनाने लग जाए। न्याय देने का काम न्यायपालिका का है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का है, न्यायालयों का है। तो अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि कार्यपालिका जाकर के न्याय देने लग जाए। इसलिए तो कई बार कहा जाता है ना कि जैसे रेप केस में इनकाउंटर जो किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए क्योंकि वो फिर पुलिस राज्य की स्थापना हो जाएगी। फिर यहाँ पे कार्यपालिका ही निर्णय लेने लग जाएगी, न्याय करने लग जाएगी, और ये चीज़ गलत है क्योंकि यहाँ पे न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी कि न्यायपालिका बनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को लेकर के कुछ कहते हैं तो ये जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा, यानी कि हम अपने फील्ड का अतिक्रमण कर देंगे, अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर देंगे। अब ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी आ जाती है? बात आ जाती है एक्ट की, कानून की। और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, यानी कि सरकार के पास है। तब यहाँ पे मुद्दा आ जाता है कि सरकार देखेगी कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ये हमारे हाथ में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब ये चर्चा में क्यों है तो बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी इसके बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सारा मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ, यानी सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ? तो सेम सेक्स मैरिज का मुद्दा शुरू यहाँ से होता है जब 2018 में नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर देती है, यानी कि उसको गैर अपराधीकरण कर देती है। जब धारा 377 को गैर अपराधीकरण कर दिया, तब ये धारा 377 क्या है? तो इसमें कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता एक कानूनन जुर्म है। तो जब इसको कानूनी जुर्म से हटा दिया गया, गैर अपराधीकरण कर दिया गया, तो जो लोग थे वो खुल करके सामने आने लग गए कि भैया हम भी होमोसेक्सुअल हैं, हम भी होमोसेक्सुअल हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दे दिया है और अब हम खुल के सामने आएंगे, क्योंकि जब तक जुर्म था तब तक तो लोग सामने आ नहीं रहे थे। अगर लोग सामने आएंगे तो भैया उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, उनके साथ बदसलूकियां की जाएंगी, उनका समाज में कलंकित किया जाएगा। हालांकि समाज तो अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आईपीसी की धारा 377 यानी कि जो समलैंगिकता के बारे में बात करता है वो गैर कानूनी है, ये कानून अपराध नहीं है समलैंगिक होना, तो फिर ये लोग सामने भी आने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में ये भी कहा कि साथ रह सकते हैं, रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे याचिकाएं पढ़ना शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट में कि जब हम साथ रह सकते हैं, हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमें साथ रहने का अधिकार है, सहवास का अधिकार है, तो फिर हम शादी क्यों नहीं कर सकते? भैया हमें शादी भी करनी है, साथ रहने का और क्या मतलब है? हम ऐसे कैसे साथ रह सकते हैं? कब तक रिलेशनशिप में रहेंगे? कब तक दुनिया वालों से छुप कर रहेंगे? हमें भी शादी करने का अधिकार दीजिए। जब आपने आईपीसी की धारा 377 को ये कह दिया है कि इसके तहत होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, तो फिर हमें शादी करने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? और फिर ऐसे बहुत सारे फायदे हैं जो शादी करने पर ही मिलते हैं। जैसे आप देखिए, पति पत्नी जो होते हैं ये एक दूसरे के नाम से अपना जो भविष्य निधि खाता होता है वो खुलवा सकते हैं, यानी वरासत ये इनकी लगा सकते हैं, इनकी लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये जो सेक्सुअल होमोसेक्सुअल लोग हैं, तो यहाँ पे जब पति पत्नी की मान्यता नहीं मिलेगी तो इनको पेंशन मिलने में दिक्कत होती है। खाता खुलवाते हैं तो उसमें ज्वाइंट अकाउंट जो होता है उसमें भी दिक्कत होती है। ऐसे ही जैसे एफडी करवाते हैं जिसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो इसमें भी दिक्कतें आती हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में इनको दिक्कतें आती है। तो उन सारी दिक्कतों से निपटने के लिए यही चीज़ कही गई थी कि हमें भी शादी का अधिकार मिलना चाहिए। उसके अलावा ऐसे जैसे आप देखिए गोद लेने का जो अधिकार था, इसमें पहले क्या मुद्दा था? तो पहले ये मुद्दा था कि जो शादीशुदा हैं सिर्फ वही गोद ले सकते हैं, सिर्फ वही सरोगेसी करवा सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करना शुरू किया, और एक दो याचिका नहीं, कई सारी याचिकाएं दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। तो मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो सुनना ही था। सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें इंटरवीन करना ही था कि भैया क्या मामला है, हमें देखना है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको बैकग्राउंड समझ आया होगा। आप इस केस का नाम नहीं भूलेंगे, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला 2018 का। इस केस को आप नहीं भूलेंगे। जो 5 जजों की बेंच बनी थी उसमें कौन कौन थे? तो एक तो हमारे सीजीआई साहब थे जो कि अध्यक्ष थे इस 5 जजों की बेंच के, और बाकी के जज कौन थे? तो संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा। ये टोटल 4 जज ये हो गए प्लस हमारे सीजीआई, तो ये 5 लोग शामिल थे इस बेंच में। और इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बात की जा रही है कि पीठ ने गैर विषम लैंगिक जोड़ों के लिए नागरिक संघों के खिलाफ भी 3-2 के फैसले से फैसला सुनाया है। तो यहाँ पे जो नागरिक संगठन, इसके क्या है मुद्दा ये? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 19(1) से यहाँ पे आपको संघ बनाने की मौलिक अधिकार की शक्ति देता है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे इस बेंच ने कहा कि जैसे आप देख सकते हैं, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि अगर गैर विषम लैंगिक जोड़ों के लिए नागरिक संघों की कानूनी मान्यता विवाह समानता की दिशा में एक कदम का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सभी 5 न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से मौलिक अधिकार दे दिया जाएगा शादी करने का, तो आप सोचिए कि कितनी खतरनाक स्थिति बनेगी। कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति तो भी कहेगा कि भैया मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे शादी करवाइए जबरदस्ती है ना। ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो फिर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है
जो बलात्कारी है, व्यभिचारी है और कोई उसके साथ शादी नहीं करना चाहता है, गुंडा है, कोई उसके साथ शादी नहीं करना चाहता है, तो ये हो जाएगा कि उसका भी मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार को लागू करवाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो दिक्कत देखने को मिलेगा ना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार है, ये शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और एक पल के लिए अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार होता भी, तो भी अनुच्छेद 19 जो ये इजाज़त देता है कि भैया 6 इजाज़त आपको देता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और इस तरीके से करके। और अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 15 जो यहाँ पे अनुच्छेद 15 क्या है, तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या है, तो व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात करता है। तो इसके तहत आपको भले से फंडामेंटल राइट मिल चुका हो, भले से आपको मौलिक अधिकार मिल चुका हो, लेकिन इस पर ज़रूरी होने पर यानी आवश्यकता पड़ने पर इस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। हालाँकि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमें इसका सम्मान करना है और यहाँ पे ये बताया गया कि शादी करने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और मौलिक अधिकारों पर आवश्यकता पड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये आप सभी को पता ही होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कहूँ मुझे बोलने का अनुच्छेद 19(1) के तहत 19(1) के तहत मुझे बोलने का अधिकार मिला है, तो फिर मैं आपको गाली दूँगा। भैया ऐसा तो हो नहीं सकता। या फिर मैं अपने पड़ोसी को कुछ कहूँगा उल्टा-सीधा, अब मैं उसको गाली देता रहूँ और कहूँ कि मुझे तो बोलने का अधिकार मिला, मैं चाहे जो बोलूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमारे मौलिक अधिकार तभी तक है जब तक कि वो किसी और के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। तो वही बात यहाँ पे आप देखिएगा कि शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें, 5 हाइलाइट्स पॉइंट हम देखते हैं। इसमें पहला है, सीजेआई और जस्टिस कॉल सहित बेंच के सभी 5 न्यायाधीश जिन्होंने नागरिक संघों के लिए वकालत की, इस बात पर सहमत हुए कि संविधान के तहत शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। दूसरा, सभी 5 न्यायाधीशों ने भी सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करके विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बदलाव करना संभव नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से विवाह शब्द की व्याख्या पुरुष और महिला के बजाय पति पत्नी के बीच करने की मांग की थी, क्योंकि जो ये विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, इसमें ये कहा गया कि विवाह 2 लोगों के बीच होगा। और ये 2 लोग कौन होंगे, तो एक होगा पुरुष और एक होगी महिला। तो यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे, जो होमोसेक्सुअल लोग थे, उन्होंने क्या कहा था कि भैया यहाँ पे पुरुष और महिला को हटा करके ये कर दिया जाए कि पति पत्नी के बीच होगा। तो यहाँ पे चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा है कि भैया अगर हम ऐसा करते हैं, पुरुष और महिला को हटा करके यहाँ पे पति पत्नी लगाते हैं, तो जो अंतर जातीय विवाह है, अंतर धार्मिक विवाह है, उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर हम ऐसा करते भी हैं, तो यहाँ पे ये न्यायिक कानून बनाने जैसा हो जाएगा, यानी कि न्यायालय कानून बनाने का काम करे, जबकि ये हमारा काम नहीं है और ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा और ये दिक्कतें कर जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम तीसरा हाईलाइटेड पॉइंट देखें, तो इसमें 5 में से 4 जजों ने क्या किया, तो इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय लिखी इस मामले में कि मेरी व्यक्तिगत राय ये है। और ये जो फैसला है वो 3-2 के बहुमत से आया है। तो यहाँ पे ये 3 जज कौन थे जो एक तरफ थे, तो ये 3 जज थे, न्यायमूर्ति भट्ट, न्यायमूर्ति कोहली और न्यायमूर्ति नरसिम्हा। ये 3 लोग थे एक तरफ और इन्हीं ने बहुमत का गठन किया और इन्हीं की वजह से फैसला आया है। उसके अलावा बात क्या रही कि जो सीजेआई है हमारे और न्यायमूर्ति कौल, ये दोनों मिलकर के क्या किया, इनको ये लगता है कि जो समान लैंगिक वाले जोड़े हैं, इनके लिए भैया नागरिक संगठन बनाने के अधिकार का विस्तार करना चाहिए, कि इनको भी नागरिक संगठन बनाने का अधिकार देना चाहिए। अब नागरिक संगठन क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत ये अधिकार मिला है कि आप संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। अब सीजेआई हमारे और यहाँ पे जो जस्टिस कॉल, इन्होंने कहा है कि भैया जो समलैंगिक जोड़े हैं, इनके लिए भी नागरिक संगठन बनाने का अधिकार का विस्तार करना चाहिए और इनके लिए भी अधिकारों का गुलदस्ता आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये एक इडियम फ्रेजेस के तरीके से होता है, जिसको मुहावरा कह सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। चौथा हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि अधिकारों के गुलदस्ते पर सभी 5 न्यायाधीशों ने केंद्र के रुख पर ध्यान दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन की जाए और ये उन अधिकारों पर गौर करेगी, ये उन अधिकारों पर चर्चा करेगी जो गैर विषम लैंगिक जोड़ों को प्रदान किए जा सकते हैं, विषम लैंगिक जोड़ों को प्रदान किए जा सकते हैं। और इसमें कैसे हो सकता है, तो जैसे संयुक्त बैंक खाते खोलना, समान लिंग वाले पति पत्नी को भविष्य निधि का लाभार्थी होना, ऐसे पति पत्नी को पेंशन या विरासत प्राप्त होना, दूसरे पति पत्नी के लिए चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने में सक्षम होना आदि शामिल होगा। तो ये एक समिति का गठन कीजिए जो इन सारे मुद्दों को देखे, समलैंगिक विवाहों के लिए, समलैंगिक जोड़ों के लिए। उसके अलावा जो यहाँ पे हमारे सीजाई साहब हैं और जो जस्टिस कॉल हैं, इन दोनों ने मिलकर के ये भी कहा है कि जो गोद लेने का अधिकार है, ये सिर्फ पुरुष या महिला को ना हो, बल्कि जो यहाँ पे समलैंगिक लोग हैं इनको भी हो। और यहाँ पे अभी जो हमारा ये बात की जा रही है कि जैसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा के बारे में, CARA, तो इसके तहत जो समलैंगिक लोग हैं ये बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सीजाई चंद्रचूड़ साहब हैं, उसके अलावा जस्टिस कौल साहब, इन्होंने ये कहा है कि भैया देखो, ये अधिकार को विस्तार करो और कम से कम इनको बच्चे लेने का अधिकार दे दो, गोद लेने का अधिकार दे दो, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया, ऐसी कोई हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं जो ये बताए कि जो विवाहित जोड़े हैं वो बच्चों का पालन अच्छे से करते हैं और जो समलैंगिक जोड़े हैं ये बच्चों का पालन अच्छे से नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो आप ऐसा मत करिए, उनके साथ भेदभाव मत करिए। तो दोस्तों ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और यहाँ पे बहुमत किसने बनाया है, अल्पमत किसने बनाया है, अल्पमत की क्या राय है, बहुमत की क्या राय है,
और यहाँ पे जो फैसला ले सकती है वो कौन ले सकती है, अब इसमें किसकी क्या भूमिका रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि अब केंद्र सरकार ही कुछ कर सकती है कि अगर इनको विवाह का अधिकार देना भी है तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, अब यहाँ पे तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब हम ये देखते हैं कि जो समलैंगिक विवाह है उसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, उसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो केंद्र सरकार है ये इनको ये अधिकार देने से भाग क्यों रही है, केंद्र सरकार इनके विरोध में क्यों खड़ी हुई कि हम समलैंगिक विवाह को मान्य नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि याचिकाकर्ता का क्या रुख है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके विरुद्ध क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है विवाह की धार्मिक परिभाषाएं। आप देखिएगा दुनिया का कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, उसमें यही कहा जाता है कि विवाह दो लोग के बीच होगा जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इसमें कभी ये नहीं कहा गया कि समलैंगिक होगा। तो यहाँ पे और जहाँ पे धर्म की बात आ जाए और खास करके हिंदुस्तान जैसे देश में, तो भैया धर्म की बात आती है लोग अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तो इस तरीके से अगर धर्म के विरुद्ध जाकर के कोई शादी करेगा तो फिर उसकी वाट लगा देंगे, वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा बात की जा रही है कि राज्य का वैधित, अब राज्य क्या करता है, जैसे राज्य देखेंगे आप कानून बनाते हैं कि कोई एक शादी कर सकता है या दो शादी कर सकता है, और फिर तलाक कैसे लेना है, किन किन परिस्थिति में तलाक लिया जा सकता है, और तलाक लेंगे तो बच्चे के मामले में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी ना समलैंगिक विवाह के जोड़े में। क्या होगा कि पति कौन है पत्नी कौन है कैसे हम डिसाइड करेंगे, फिर बच्चे के अधिकार को लेकर के कैसे करेंगे, और बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि समलैंगिक जोड़े जब विवाह कर भी लेंगे, अभी जिस बच्चे को गोद लेंगे समाज क्या उनको एक्सेप्ट कर पाएगा कभी, समाज उनको किस नज़र से देखेगा, बार बार उनको चिढ़ाएगा उनको परेशान करेगा, तो ये सारे मुद्दे भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करें कि निजता का अधिकार, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने के एस पुत्तर स्वामी वदर्स विशेष अदर्स केस में ये कहा था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आप विवाह के मामले को देखिए, क्या वो निजता का मामला है भैया? विवाह तो इतना बड़े लेवल पे किया जाता है, मतलब पूरी दुनिया को बताया जाता है, लोग की यही कोशिश रहती है कि सारा शहर जान जाए कि हाँ इनके यहाँ पे शादी है, तो फिर ये कहाँ से निजता का मामला हुआ? तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है। और फिर दूसरी मुद्दा ये भी कि अगर मान लीजिए निजता का अधिकार होता भी, निजता का मामला होता भी, तो वही चीज़ है कि जरूरत पड़ने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लागू किए जा सकते हैं। तो निजता का अधिकार तो है, लेकिन इस तरीके से विवाह के ऊपर ही लागू नहीं होता, क्योंकि विवाह हमारे यहाँ पे कम से कम एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है। उसके अलावा बात की जा रही है संसद द्वारा कानून, तो वही बात है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी कि न्यायालय इस पे कानून नहीं बना सकते। ये संसद को अधिकार है कि इस पे कानून बनाए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद का है। तो वो मुद्दा निकल कर कहता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये बताइए कि LGBTQIA+ समुदाय में इसमें लगभग 72 श्रेणियां शामिल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया। उसके अलावा बात करें कानून की व्याख्या, अब जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, भले से इसमें आपको ये कहा गया कि यहाँ पे पति पत्नी लिख दिया जाए और मेल और फीमेल की जगह पे, लेकिन इस तरीके से अगर आप देखेंगे उसके अंतर्गत जाकर के जो प्रावधान किए गए, तलाक का मुद्दा हो गया, विवाह के बाद का जो बच्चों को गोद लेने का मुद्दा हो गया, या प्रॉपर्टी बांटने का मुद्दा हो गया, या फिर उनके क्या शेयर दिया जाए, इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे निकल करके आएंगे। तो ये बहुत दिक्कतें करने वाले हैं। कानून की व्याख्या में सिर्फ मेल और फीमेल की जगह पे पति पत्नी लिख देने से मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाएगा, इसके अंतर जा करके पूरा बेसिक स्ट्रक्चर इसका बदलना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कहा गया कि कानून पत्नी को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। जैसे कानून कहता है कि पत्नी शादी के बाद पति का अधिवास प्राप्त कर लेती है, तो समलैंगिक विवाह में पत्नी कौन होगा, यही नहीं डिसाइड हो पाएगा। उसके अलावा बात करें तलाक के मुद्दे के बारे में, तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, इसके तहत एक पत्नी इस आधार पर तलाक मांग सकती है कि उसका पति बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार या पाशविकता का दोषी, पाशविकता का मतलब जो पशु की तरीके से बिहेव करे, मतलब उनको इंसान के तरीके से ट्रीट ना करे। उसके अलावा बात की जा रही है बच्चों को गोद लेने से संबंधित मुद्दे। अब जो यहाँ पे LGBTQI समुदाय के लोग हैं, यानी बच्चे को गोद तो ले लेंगे, चलो यहाँ पे जो कारा है यानी कि केंद्रीय जो बच्चा गोद लेने की प्राधिकरण है, ये तो अलाउ कर देगी, चलो आप बच्चा ले लो, यानी यहाँ पे कानून तो अलाउ कर देगा, लेकिन क्या उसको समाज एक्सेप्ट कर पाएगा कि आप बच्चा गोद ले रहे हो? क्या समाज उसके साथ अच्छे से ट्रीट करेगा? क्या समाज में उसको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना नॉर्मल बच्चे को मिलता है? तो भैया आपने शादी की, आपका फैसला था, आप प्यार करते थे, कुछ भी मुद्दा तो आपका था, फिर आपने जिसको गोद लिया जिस बच्चे को, उसकी क्या गलती थी? उसके ऊपर क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो उसके ऊपर सामाजिक, भावनात्मक और इस तरीके से बहुत सारे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो क्या बच्चा उस टॉर्चर के झेल पाएगा? पता चल रहा है कि आपने जिस बच्चे को गोद लिया था, आगे चल करके कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें बच्चे लगातार सुसाइड करते जा रहे हैं, तो ये भी दिक्कतें देखने को मिलेगी। यानी कि आपने शादी की थी, मुद्दा तो आपका था, तो इसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर क्यों पड़ रहा है, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर क्यों पड़ रहा है? उसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि लिंग आधारित शब्द जैसे कि माँ और पिता हो गया, पति और पत्नी हो गया, तो इनके स्थान पर हम कैसे और कौन से शब्द यूज करेंगे जब समलैंगिक विवाह को अलाउ कर देंगे, तो ये भी दिक्कत देखने को मिलेगी। उसके अलावा कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां, तो वही बात की जा रही है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें बहुत ही बेसिक स्तर पर जाकर के चेंज करना पड़ेगा, उसका पूरा बेसिक ढांचा बदलना पड़ जाएगा, और ये बहुत दिक्कत करेगा। और फिर जैसे जब मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और फिर तलाक सर्टिफिकेट होता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करने वाली हैं अगर हम इसको अलाउ कर देते हैं। उसके अलावा बात करें सामाजिक विघटन, अब देखिए जो समाज में नियम है सामान्यतः वो नियम यही है कि एक पुरुष होगा एक महिला होगी, इसी के बेस पर फिर शादी कर दी जाएगी। अब जब भेद समलैंगिक विवाह होने लग जाएगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसके साथ शादी कर रहा है। तो यहाँ पे बार बार लोग पूछेंगे भैया तुम मेल हो कि फीमेल हो, भैया तुम पत्नी हो कि ये पत्नी, पत्नी कौन है ये तो बता दो। तो इस तरीके से उनको टॉर्चर किया जाएगा बार बार। जन समर्थन का अभाव, अब यहाँ पे आप देखें भारतीय समाज इस चीज़ को अभी तक हजम नहीं कर पा रहा है। भैया शादी तो छोड़ दो, भारतीय समाज ये हजम नहीं कर पा रहा है कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। तो
तो यहाँ पे समाज में जब भी बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन चाहिए होता है ना, तो वो बहुत समय लेता है, क्योंकि परिवर्तन जब बहुत बड़े लेवल पर आता है तो धीरे धीरे आता है, बहुत तुरंत नहीं आ जाता है, क्विकली नहीं आ जाता है। यहाँ पे भारतीय समाज पहले ये तो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, इस नाम की कोई कम्युनिटी होती भी है, उनके अधिकार भी होते हैं। और भारतीय समाज को छोड़िए, आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को आसानी से हजम कर पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें समलैंगिक विवाह के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, तो इसमें पहला पॉइंट है सरोगेसी और गोद लेना। जैसे कि ये कहा जाता है कि सामान्यतः जो प्राकृतिक नियम ये है कि बच्चा पैदा करने के लिए एक पुरुष होना चाहिए, एक महिला होनी चाहिए, इनके बीच जब सहवास होता है तब बच्चा पैदा होता है, ये सामान्य नियम है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया कैसे चलेगी अगर समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी जाएगी, अगर समलैंगिक विवाह चलने लग जाएगा तो कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसका एक विकल्प ये भी कि वो सरोगेसी करवा सकते हैं, या तो बच्चे को गोद ले सकते हैं। वैसे भी भारत में बहुत सारे बच्चे अनाथ घूम रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ गृहों में हैं, तो उनको गोद लेकर के समस्या दूर की जा सकती है। उसके अलावा बात की जा रही है मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाना। तो जैसे आप देखेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में बात की जाए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो यहाँ पे लिंग शब्द भी यूज किया जा रहा है, और इनके साथ तो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप उन एग्जाम्पल को जरूर नोट करिए, फिर याद रखिए किसी भी हालत में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिए गए। उदाहरण के लिए लीला और उर्मिला, दो महिला पुलिसकर्मी जिन्हें 1987 में शादी करने के कारण निलंबित कर दिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। तो उनकी कहानी समाज में LGBTQIA+ लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को दर्शाती है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा, और उनके साथ क्या किया गया था ये याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे 2018 में इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, इसको गैर अपराधीकरण किया गया धारा 377 का। लेकिन ये मामला कब का, तो 1987 का है। तो भैया उस टाइम तो ये कानूनन जुर्म था, तो इस वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल जो आपके पास वो है नॉस फाउंडेशन बनाम सरकारवाद, यानी कि बनाम, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या कहा था, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि एनसीटी 2009 ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 जो समलैंगिक आचरण को अपराध मानती है, भारतीय संविधान के तहत LGBTQIA+ समुदाय के व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यानी 2009 का जो मामला आया था नास फाउंडेशन बनाम सरकार मामले में, इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी माना था कि जो धारा 377 IPC की, ये अन्य लोगों के साथ, यानी कि जो समलैंगिक विवाह वाले हैं, जो समलैंगिक विवाह समलैंगिक समुदाय के लोग हैं, इनके साथ भेदभाव करती है। लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, इसने विवाह के बारे में कोई तर्क नहीं दिया। इसने ये भी कहा कि विवाह को लेकर के अभी इसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो 2009 का मामला है, फिर वही 2018 में मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करता है, और सुप्रीम कोर्ट नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में IPC की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर देता है, गैर अपराधीकरण कर देता है उसका। उसके अलावा तर्क ये भी दिया जाता है कि विशेष विवाह अधिनियम को समलैंगिक भारतीयों तक बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि मेल फीमेल जो वर्ड यूज किए गए, पुरुष महिला जो वर्ड यूज किए गए, इसको हटा करके यहाँ पे पति पत्नी वर्ड यूज कर दिया जाए। उसके अलावा बात की जा रही है एग्जाम्पल के लिए, तो विशेष विवाह अधिनियम ने 2006 में एक बंगाली हिंदू और एक एंग्लो इंडियन रोमन कैथोलिक को शादी करने की अनुमति दी, और उन्हें उम्मीद है कि यह कानून समलैंगिक भारतीयों तक बढ़ाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात करें मौलिक अधिकार के रूप में सहवास, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सिजान ने स्वीकार किया कि सहवास एक मौलिक अधिकार है, और ऐसे रिश्तों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से पहचानना सरकार का दायित्व है। तो ये किसके बारे में बात करें, सहवास जो नॉर्मल लोग का है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, ये चीज पहले की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पता है, इसलिए मैंने ये लिखा था कि पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था कि सहवास एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी जो कल फैसला है उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सहवास है मौलिक अधिकार नहीं है। भैया शादी करना मौलिक अधिकार नहीं है। पता चल रहा है कि आप शादी के मौलिक अधिकार के नाम पर किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले ये मामला था, अब क्या मामला है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट फैसला हम उसके साथ जाएंगे, ना कि इसके साथ। ये बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए चीज़ लिखी गई है। और देखिए सहवास का मतलब जरूरी नहीं कि शादी हो जाए, सहवास का मतलब लिव इन रिलेशनशिप भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सहवास का मतलब, देखिए सहवास को अगर अलग अलग हम पढ़ेंगे, सह प्लस वास। वास मतलब होता है जैसे आप देखें निवास हो गया, वास स्थल हो गया, यानी जहां हम साथ रहते हैं, साथ रहने की बात की जाती है वास में। और सह का मतलब साथ, साथ रहने को ही सहवास कहा जाता है। तो साथ रहने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि हम विवाह ही करें। भैया दोस्त लोग भी तो साथ रहते हैं, रूम पार्टनर भी तो साथ रहते हैं, माँ बाप बच्चे बच्चियां सब एक साथ तो रहते हैं, तो इनको भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सहवास की कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे जिस सहवास की बात की जा रही है वो खास करके विवाह के परिप्रेक्ष्य में की गई थी। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, हमें उसके साथ जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया जो शादी है वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के साथ जाना है। अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन हो गई इसको लेकर के, तो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ इधर ही, ताकि आप लोग को कमिट ना करना पड़े और ईमेल बॉक्स में ईमेल ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है कि शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बस इतना सा बात समझिए। इसको बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए लिखा गया था। वही बात यहाँ पे क्या है कि अदालत ने विवाह के बजाय अनुबंध या साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप, या फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे कह सकते हैं, जैसे लेबल का सुझाव दिया है। सरकार ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को विवाह के रूप में मान्यता देने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समान लिंग वाले जोड़ों के लिए एक मौलिक अधिकार के रूप में
सहवास की मान्यता पर चर्चा की, जो उन्हें विवाह के बराबर किए बिना लाभ का हकदार बनाएगा। यानी वो साथ तो रहें लेकिन जो उन्हें की शादी करें, सहवास उनको मिलेगा। वही रिलेशनशिप यार, एक तरीके से समझो, बस सीधी सी बात है, रिलेशनशिप समझो कि रिलेशनशिप में रहना चाहे तो रहें, लेकिन भैया इनको शादी करना अलाउ नहीं है। तो सहवास इनको अलाउ है लेकिन शादी करना अलाउ नहीं है। तो सहवास और भी तरीके से हो सकता है, जैसे अनुबंध हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इस तरीके से आप साथ में रहिए, पर शादी करने को लेकर के अभी मौलिक अधिकार का मुद्दा नहीं बनता ये आपका। अब अगर आपको लग रहा हो कि सर क्या हो गया, हौच पौच हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस समझिए इतना कि सहवास एक तरफ है और एक तरफ शादी, ये दो अलग अलग टर्म है। सहवास का मतलब होता है साथ रहना, शादी का मतलब होता है भैया आप, बेसिकली आप सबको मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होगा शादी का मतलब तो देखिए सहवास के अंतर्गत कई चीज़ें हो सकती है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो गया, शादी करना हो गया, तो इस तरीके की चीज़ हो सकती है। तो सहवास अलाउ किया गया इनको, लेकिन शादी करना इनका मौलिक अधिकार नहीं, ये कहा गया, बस इतनी सी बात है। उसके अलावा बात करें समाज लिंग वाले जोड़ों का एकीकरण, तो यहाँ पे इनको ये कहा गया कि समाज में इनको भी रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, समाज में इनकी भी मान्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज इनको गंदी नज़र से देखे, समाज ये कहे कि तुम क्या हो, कैसे हो, इस तरीके से उनको गलत ट्रीट ना किया जाए, इनको भी समाज में साथ में लेकर के चला जाए। और फिर आईपीसी की धारा 377 को जो गैर अपराधीकरण किया गया था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि भैया इनको अब समाज में मान्यता मिल गई थी। उसके अलावा बात करें भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली की, तो आप देखेंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति, इसमें विविधता बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं पे हिंदू हैं तो मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन, इस तरीके से आप देखेंगे विविधता बहुत ज़्यादा है। कहीं पे कोई त्यौहार मनाया जाता है तो कहीं पे कोई और त्यौहार मनाया जाता है, कहीं पे कोई और भाषा बोली जाती है तो कोई और भाषा बोली जाती है कहीं और पर। वही कहते हैं ना कोस कोस पे पानी बदले, ढाई कोस पे वाणी, तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट चलती है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर इनके विवाहों के अधिकारों का मान्यता दे दी तो समाज जो है हमारा, जो भारतीय संस्कृति है, उसकी परंपरा भी संरक्षित हो जाए, क्योंकि हमारे समाज की परंपरा ये रही है, हमारी संस्कृति ये रही है कि हम विविधता को अपनाते आए हैं। अब प्राचीन काल से वर्तमान समय तक देखिए, कोई भी बाहर से आता है यहाँ पे, चाहे वो विदेशी आक्रमण हो, चाहे कोई आक्रांता हो, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम अपनी संस्कृति में समाहित कर लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि भारतीय संस्कृति जो है वो विविधता भरी संस्कृति है, वो विविधतापूर्ण संस्कृति है, तो इसके हिसाब से भी ये ठीक माना जा सकता है जो विवाह है इसका। उसके अलावा बात करें कि इनको भी मानवीय गरिमा का अधिकार है, इनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, क्योंकि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि इनको भी इज्जत मिलनी चाहिए, इनको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इनके ये निजी जीवन का मामला है। उसके अलावा बात करें जैविक लिंग पूर्ण नहीं है, तो अब यहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि जो मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल लोचा है, बायोलॉजी का खेल है। और यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो भी केमिकल लोचा है, तो भैया इसमें इनकी क्या गलती है? अगर कोई समलैंगिक है, कोई गे है, कोई लेस्बियन है, तो इसमें इनकी क्या गलती है, आप बताइए जरा। और यहाँ पे जो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट चलता है, तो ये पूर्ण नहीं है, ये तो एक जटिल प्रक्रिया है, इसको लेकर के यहाँ पे विशेषज्ञ बताते हैं। उसके अलावा हम बात करें अधिकारों का गुलदस्ता से वंचित किया जा रहा है, तो अब यहाँ पे जब इनको शादी के अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं, तो वही बात पेंशन की बात हो गई, विरासत की बात हो गई, बच्चा गोद लेने की बात हो गई, इन सारे मुद्दों को लेकर के इनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें ये नहीं कर सकते हैं, संयुक्त खाता नहीं खुलवा सकते हैं। और विरासत में जैसे मान लीजिए कोई माता पिता है या फिर किसी के पास बहुत बड़ी हवेली है, वो विरासत छोड़ना चाहता है, तो यहाँ पे जो विरासत के नियम है उसमें वही लिखा गया है कि पुत्र या पुत्री, अब यहाँ पे समलैंगिक के बारे में ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि अगर मान लीजिए कोई पति है अपने पत्नी के लिए छोड़ सकता है विरासत, लेकिन समलैंगिक विवाहों को लेकर के अब जहाँ पति पत्नी की बात ही नहीं आ रही, जब इनके विवाहों को अधिकारों को मान्यता ही नहीं दी गई, तो यहाँ पे पति पत्नी कैसे डिसाइड किया जाएगा इनके मामले में, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक तर्क और दिया जाता है कि वैश्विक रुझान, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दे रखी है, तो फिर उसमें से हम एक क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे आप देखिए 33 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को, और जो यूनियन सिविल है, सॉरी सिविल यूनियंस है, यूनियन सिविल बोल रहा हूँ यानी कि नागरिक संगठन है अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत, तो उनको भी मान्यता दे रखी है वैश्विक स्तर पर। टोटल 33 कंट्री है, तो हम उनमें से एक क्यों नहीं बन सकते हैं? और इन सब में नीदरलैंड पहली कंट्री थी 2001 में जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी थी। अच्छा, कल नीदरलैंड का मैच था और जहाँ तक मुझे पता है नीदरलैंड ने भाई साहब हरा दिया साउथ अफ्रीका को। मैं तो पहली बार देख रहा था कि नीदरलैंड इतना खतरनाक प्रदर्शन कर रही थी। तो यहाँ पे नीदरलैंड पहली कंट्री थी जिसने 2001 में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी थी। उसके अलावा जैसे यहाँ पे बात करें कि ताइवान एशिया में एकमात्र देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दे रखी है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे रखी है। इसी तरीके से बात करें जापान जो है, कि G7 देशों में एकमात्र कंट्री है जिसने समान लिंग वाले विवाहों को मान्यता नहीं दी है। यहाँ पे बात करें डज नॉट अलाउ सेम सेक्स मैरिज, तो जिसने मान्यता नहीं दे रखी है, बाकी सारे 6 के 6 इन्होंने मान्यता दे रखी है सेम सेक्स मैरिज को। अब देखिए यहीं पे आप क्विक रिवीजन मार सकते हैं G7 कंट्री का, इसमें कौन कौन से देश आते हैं और ये वैश्विक जीडीपी का कितना निर्माण करती है, वैश्विक क्षेत्र का कितना निर्माण करती है। आप तुरंत क्यूआर कर सकते हैं। क्यूआर मतलब मुझे गूगल पे नहीं करना है, क्यूआर का मतलब क्विक रिवीजन। जैसे आपने कहीं पे नोट्स बनाए होंगे ना, तो तुरंत उस नोट्स को खोलिए और देखिए G7 क्या है, मतलब इसके बारे में क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस पृष्ठभूमि में हुई थी, इसमें कौन कौन से देश शामिल, फटाफट तुरंत रिवीजन मारिए। अब आप कहेंगे आप ही करा दीजिए, सब मैं ही करा दूं, फिर आप क्या करोगे? और अगर मैं यहाँ पे G7 के बारे में बताने लग गया तो भैया ये लेक्चर आप पहले ही देखिए इतना लंबा हो चुका है, और आगे जो चीज़ें बची वो कैसे डिस्कस करेंगे हम। तो जब ज़रूरत पड़ती है मैं तो करवाता ही हूँ, लेकिन आपको भी तो एक आध दो रिवीजन करना चाहिए ना अपने से।
यहाँ पे टाइमलाइन देखिए कैसे कैसे किन किन देशों ने अपनाया। 2001 में नीदरलैंड्स, 2003 में बेल्जियम, 2005 में कनाडा स्पेन, 2006 में साउथ अफ्रीका। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे देशों को दिया। 2022 में स्विट्जरलैंड ने अपनाया इसको, जो सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिया। और जो सिविल यूनियन है, नागरिक संगठन है, इसको भी मान्यता दे रखी है। जैसे सिविल यूनियन का मतलब बस इतना सा समझिए एकदम आसान भाषा में, क्योंकि अभी मुझे पता है कमेंट आने वाला है या फिर ईमेल आने वाला है कि सिविल यूनियन क्या है, नागरिक संगठन क्या है, तो मैं पहले क्लियर कर दूं इस चीज़ को। जैसे आपने देखा होगा कि एनजीओज बनती हैं, तो ये बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो काम तो कर रही हैं, लेकिन ये जैसे ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही है, लेकिन क्या कोई ऐसी एनजीओ है, कोई ऐसा संगठन जिसमें स्पेसिफाइड सिर्फ एलजीबीटीक्यू के लिए बना गया हो, मतलब इसमें सिर्फ ये लोग काम करते हो, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो आपके सिविल यूनियन की नागरिक संगठन की परिभाषा है वो आप पहले ही पीपीटी में दी जा चुकी है, तो आप एक बार वहां से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। बस इसको आसान भाषा में समझिए कि जैसे हमें अधिकार मिला हुआ है कि हम संगठन बना सकते हैं, हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, तो ऐसे ही इनको संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा अनुच्छेद का अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत आता है ये संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब ये केंद्र भाग क्यों रहा है भैया? इनको लीगलाइज करने से, इनको मान्यता देने से केंद्र पीछे क्यों हट रहा है? तो बात करें कानूनी सुधार की आवश्यकता, वही स्पेशल मैरिज एक्ट में सुधार करना पड़ेगा और उसके पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। उसके अलावा बात करें जीवन साथी की परिभाषा, अब इसमें जीवन साथी की परिभाषा में पति पत्नी जो है उसमें मेल और फीमेल को यूज किया गया, तो यहाँ पे बदलना पड़ जाएगा पूरा, और पता नहीं किस कौन पत्नी माना जाए किसको पति माना जाए, तो ये मुद्दे निकल करके आएगा। उसके अलावा बात करें सांस्कृतिक मानदंडों के विरुद्ध, जो हमारा धर्म है वो यही कहता है कि पुरुष और महिला के बीच में विवाह होगा, तो फिर यहाँ पे इनके लेकर के तो हमारे पास कोई अभी ऐसा डेटा नहीं है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है हमारे धर्म ने कभी अलाउ किया हो। और धर्म जब अलाउ नहीं करते, जो संस्कृति अलाउ नहीं करी, मतलब प्राचीन काल से अभी तक तो कभी ऐसा देखने को मिला नहीं था, तो फिर ये दिक्कत तो देखने को आएगी। उसके अलावा बात करें संपत्ति और अन्य नागरिक अधिकार, अब जैसे यहाँ पे वही बात विरासत वाली मुद्दा हो गया, और फिर यहाँ पे जो पेंशन का मुद्दा, ये सारी चीज़ें इनको कैसे लेकर के चलेंगे हम, कि अगर संपत्ति का बंटवारा करना है तो इनको क्या होना चाहिए, और फिर अगर कोई विरासत छोड़ते हैं तो उसके लिए क्या नियम कानून है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा केंद्र ये कहता है कि नवतेज सिंह मामला जो आया था, इसमें विवाह को लेकर थोड़ी ना किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि इनको पहचान दी जाए, इनको मान्यता दी जाए और इनके मौलिक अधिकार दिए जाए, लेकिन इसमें ये थोड़ी ना कहा गया था कि विवाह करने का मौलिक अधिकार है, तो ये भी कहता है केंद्र सरकार। उसके अलावा बात की जाती है विषम लैंगिक जोड़े से तुलना ही नहीं है, तो ये बताया था जैसे जो नॉर्मल लोग हैं इनसे तुलना ना की जाए, इनकी जो विषम लैंगिक जोड़े जैसे एक महिला है और एक पुरुष है और इनके बच्चे हैं, तो इनके साथ रहने से, और जो समलैंगिक जोड़े हैं अब इनकी तुलना ना की जाए इनके साथ। उसके अलावा बात की जा रही है मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लंघन, तो जैसे समलैंगिक विवाह के पंजीकरण के परिणाम स्वरूप मौजूदा व्यक्तिगत और साथ ही संहिताबद्ध कानूनों प्रावधानों का उल्लंघन भी होगा समाज के हित में। अब समाज के हित में है कि नहीं? अगर समाज इतना ओपन होता है तो समाज के हित में कुछ और होता है, समाज हमारा उतना ओपन नहीं, तो जाहिर सी बात है कि समाज के हित में ही है। अब याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं? तो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि भैया ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। ये कैसे? तो यहाँ पे बात की जाती है समानता के अधिकार की, चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, और अनुच्छेद 21 में बात की जाती है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। और अगर हम शादी नहीं करें तो हमारा जीवन गरिमापूर्ण कैसे हुआ? हम किसी से शादी करना चाहते हैं, सामने वाला भी हमसे शादी करने के लिए रेडी है, और आप हमें अलाउ ही नहीं कर रहे हो, तो ये हमारा गरिमापूर्ण जीवन कैसे हुआ? पता चल रहा है कि ये दो लोग हो गए ए और बी, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं समलैंगिक, इनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। अभी दोनों लोग सुसाइड कर लें तो फिर इनका गरिमापूर्ण जीवन कहाँ से हो गया? तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई कि सेंटर ने क्या कहा था और यहाँ पे जो पिटिशनर है याचिकाकर्ता उन्होंने क्या कहा था। अगर किसी को अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकता है। देखो इंग्लिश से इतना भी मत भागिए, वैसे मैं तो पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन वो चीज़ तो मैं पहले आपको पढ़ के बता चुका हूँ ना, तो फिर से वही पढ़ के टाइम वेस्ट ही होगा। वैसे इंग्लिश से इतना मत भागिए क्योंकि आपका एक कंपलसरी का पेपर भी होने वाला है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें कि आगे की राह क्या हो, तो जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। इसमें एनजीओ हो गए, एक्टर एक्ट्रेस हो गए, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी मूवी बनी है, जैसे बधाई हो एक बधाई दो है शायद मेरे ख्याल से। उसके अलावा शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी बनी है आयुष्मान खुराना की, ये बधाई दो है और राजकुमार राव की है। हाँ जी, ये मूवी बधाई दो ही है, इसमें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर ने किरदार निभाया है। और यहाँ पे दूसरी मूवी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, तो इसमें आयुष्मान खुराना लीडिंग रोल में, ये आप मूवी देखेंगे। इस तरीके से बहुत सारी मूवी बनी, जैसे मेरे ख्याल से एक मूवी और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें भी राजकुमार राव और सोनम कपूर, अनिल कपूर, ये सारे लोग एक्टिंग की इन्होंने। तो इस तरीके से मूवी के द्वारा, और फिर जैसे एक्टर एक्ट्रेस हो गए इनको शामिल करके, जो एनजीओ हो गए उनको शामिल करके, जो धार्मिक गुरु हैं इनको शामिल करके, इस तरीके से जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। उसके अलावा कानूनी सुधार की बात की जा रही है, तो वही जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसमें सुधार की जा सकती है। जहाँ पे पुरुष महिला लिखा गया वहाँ पे पति पत्नी लिखा जा सकता है। लिंग तटस्थ शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। संवाद और जुड़ाव, यानी कि जैसे समलैंगिक लोग हो गए और जो अन्य लोग हैं इनके साथ आपस में इनको बातचीत कराई जाए, कहते हैं ना कि कैरेक्टर प्ले कराया जाए, तो जैसे इनके आपस में जब बातचीत होगी तो पता चलेगा कि ये लोग भी नॉर्मली हैं, बाकी सारी चीज़ें। और जो इनकी फीलिंग्स है, अब भैया फीलिंग्स पे किसी कंट्रोल थोड़ी ना है यार, वो तो बायोलॉजिकल और केमिकल इशू है, तो उसके लिए इनको क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? तो जब हम इनसे बात करेंगे, इनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये भी नॉर्मल है हमारी तरह, बात करने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई और अन्य ग्रह से आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि एलियंस हैं, है ना? तो ये चीज़ बताई जा रही है। उसके अलावा बात की कानूनी चुनौतियाँ, तो एक ही चुनौती दे सकता है और बार बार इस पे
फैसले को रिव्यू करने के लिए कह सकता है। और फिर जैसे यहाँ पे ये भी एक मुद्दा दिया जा सकता है कि जो वैश्विक रुझान है, 33 कंट्रीज ने जो इसको मान्यता दे रखी है, तो जाहिर सी बात है कि 33 कंट्री ऐसे हैं जो विकसित हैं या फिर बहुत अच्छे लेवल पर है, इकोनॉमी बहुत अच्छे लेवल पर है, और यहाँ पे समाज जो है बहुत ओपन है, तो फिर इनका भी हवाला दिया जा सकता है कि भैया अन्य देश तो लीगलाइज कर रहे हैं, तो फिर उनके यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या उनके यहाँ पे समाज नहीं है, क्या उनके यहाँ पे शादी भी नहीं होती है, क्या उनके यहाँ पे समाज की जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है, क्या उनके यहाँ पे बच्चों का पैदा होना रुक गया है, तो ये भी मुद्दा बनता है। अंततः बात करें तो समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए LGBTQIA+ समुदाय, सरकार, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों के ठोस प्रयास की आवश्यकता है। एक साथ काम करके हम एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां हर किसी को अपने लिंग की परवाह किए बिना अपनी पसंद से प्यार करने और शादी करने का अधिकार हो। तो ये आगे की राह है। अब भैया एक चीज़ और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, देखिए हमारी व्यक्तिगत राय क्या है, वो ठीक है, अपनी जगह होनी चाहिए, अच्छी बात है कि व्यक्तिगत राय रखना, लेकिन यहाँ पे हमें अगर एग्जामिनर पूछता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट की राय के साथ ही जाना है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याद रखिएगा। जैसे अगर कभी भी आप ऑफिशियली बात कर रहे हैं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या इससे लिख रहे हैं, या फिर यहाँ पे एग्जामिनर जो होता है, इंटरव्यूअर जो आप होता है, आपसे वो पूछता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही सम्मान करना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही जाना है। चलिए बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो जानना ज़रूरी है। तो बात की जा रही है कि जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो सेल्फी पॉइंट बनाएगा, वहाँ पे ये बताया जाएगा कि रक्षा मंत्रालय ने क्या क्या अभी तक अचीव किया है। तो चलिए हम लोग भी सेल्फी लेकर के आते हैं। सेल्फी पॉइंट बनाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके की सेल्फी पॉइंट होगी। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि मोदी डायरेक्ट्स इसरो टू लैंड मैन ऑन मून बाय 2040, यानी मोदी जी ने इसरो से क्या कहा है कि मैन को, यानी कि आदमी को चांद पर 2040 तक उतारा जाए, और 2035 तक हम अपना अंतरिक्ष स्टेशन खुद बनाने वाले हैं। 2035 तक भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनने वाला है। तो जब स्पेस स्टेशन बन जाएगा, 2040 में हम अपने किसी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजने में भी सफल हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। आपने देखा ही होगा कि अभी हम साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें कल डिस्कस करनी थी, लेकिन कल क्या हुआ था आप सभी को पता है, तो इस वजह से आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बात करें एस्टिवेशन के बारे में, बात की जा रही है एक जैविक घटना है जिसके तहत क्या करते हैं, तो जानवर उच्च तापमान या शायद सूखे जैसे स्थितियों के जवाब में लंबे समय तक निष्क्रियता में प्रवेश कर जाते हैं। यानी ये काफी लंबे समय तक सो जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं, बाहर ही नहीं आते, मतलब पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं है, निष्क्रिय हो जाते हैं, डिसएक्टिव हो जाते हैं। ये क्या है, तो ये एक प्रकार की जीवित रहने की रणनीति है जो पशु को कठिन समय में ऊर्जा और पानी बचाने में मदद करती है। जैसे आप देखिए, जब प्रीलिम्स करीब आता है तो 1-2 महीना बच्चा दिखता ही नहीं है, वो रूम में बंद रहता है, सिर्फ सो रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, 16 घंटे 20 घंटे पढ़ रहा है, इस तरीके से। तो जैसे बच्चा बंद हो जाता है ना रूम में, इसी तरीके से इनके बारे में बात करें कि जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सूखा ज्यादा पड़ता है, तो ये लोग अपनी जिंदगी को बचाने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं और किसी बिल में जाके छुप जाएंगे, या फिर लगातार सो ही रहे हैं, उठेंगे नहीं 6-6 महीना। तो उसके बारे में बात करें। अच्छा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कितना देर तक सो सकते हैं? कोई है ऐसा भैया जो 1 दिन 2 दिन लगातार सोया है? नॉर्मल कंडीशन की बात करें, ऐसा नहीं कि तबीयत खराब थी तब सो गए थे या फिर और कोई इश्यू था, ऐसा नहीं कि नॉर्मली अगर कोई ऐसा है कि 2-2 दिन सोया रहता है। इस एस्टिमेशन, ये अनुमान इसको हिंदी में कर दिया गया, लेकिन एस्टिमेशन पढ़े तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये टर्म है ना, ये भाई साइंस और इस तरीके की चीज़ों में आते तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अनुमान तो फिर यहाँ पे और भी इसके इंग्लिश वर्ड्स हो सकते हैं, तो इसको आप एस्टिमेशन ही पढ़िए, वो सही है। यहाँ पे अनुमान की जगह एस्टिमेशन रहेगा। जानवर अक्सर ठंडे भूमिगत बिल, दरार या कोकून में आश्रय की तलाश करता है, जहां वह कम चयापचय गतिविधियों की स्थिति में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऊर्जा की खपत की दर कम हो जाती है। अनुमान शुष्कता, त्वचा की अत्यधिक शुष्कता से बचने का एक तरीका भी हो सकता है, वही एस्टिवेशन की बात की जा रही है। और किसी शिकारी द्वारा शिकार किए जाने के जोखिम को भी कम कर सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिम अफ्रीकी लंगफिश प्रोटोप्टेरस एनेक्टेंस सूखे के दौरान सूखते जल निकाय के कीचड़ में डूब जाती है और अपने चारों ओर बलगम का एक कोकून स्रावित करती है। इसी तरीके से बात करें रेगिस्तानी कछुए के बारे में, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गोफेरस अगासिजी। गर्मी के महीनों में बिल खोदते हैं और उनमें छिप जाते हैं। कई जमीनी घोंघे खुद को म्यूकस प्लग से अपने खोल में बंद कर लेते हैं और तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि बाहर की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। तो ये कुछ एग्जाम्पल देगा। अब आपसे यहाँ से बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। आपको स्टेटमेंट दे देगा कि निम्नलिखित में से, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद पूछे, ये 3 नाम दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि उपयुक्त में से या फिर निम्नलिखित में से कौन से जानवर एस्टिवेशन को प्रदर्शित करते हैं, एस्टिवेशन के गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब आपको दे देगा केवल 1, केवल 2, केवल 3 कथन सही है, इस तरीके से आपको दे देगा। फिर पता चल रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल देगा ना, इनको भी याद रखिएगा। आप पीवाई को उठा के देखिएगा तो एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, सीधे सीधे जानवरों के नाम लेकर के पूछे गए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको याद रखिए एग्जाम्पल को। और ये एस्टिवेशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो एस्टिवेशन की प्रक्रिया है कि जीवन को बचाने के लिए एक रणनीति होती है, जिसके तहत जो जीव होते हैं, जो पशु होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये ठंडे बिल में छुप जाते हैं या फिर इस तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं कि इनकी चयापचय क्रिया जो होती है, जो जिंदगी चलाने की क्रिया होती है, वो कम से कम हो जाए। उसके अलावा बात करें कि फ्रांसिस्को बेगेनी, ये कहा कि इटली के इन्होंने
जो इंडोनेशिया मोटो जीपी था इसको जीत लिया है। ये देख सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि कौन सा खेल है ये। उसके अलावा भी परसों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो एक गर्भपात का अधिकार क्या है, गर्भपात के लिए एक कानून क्या है। तो जो वो मामला गया था, याचिका गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई असामान्य स्थिति नहीं है ना, तो आप इसको गर्भपात नहीं करा सकते हैं। चलिए निकलिए यहाँ से, बहुत हो गया। यहाँ पे आप ये देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, बात करें ओवर 60 डिटेंड, यानी कि 60 लोग से ज़्यादा लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस लिए? तो ये लोग इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो इसराइल कर रहा है गाजा में ये गलत चीज़ है, इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो भैया जो विदेशी संबंध हमारे उसके बेस पे इनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अगर हम बोलते हैं तो पता चल रहा है कि हमारे विदेशी संबंध बिगड़ गए, इसराइल हमारे ऊपर भी बिगड़ जा रहा है और इसराइल हमारा अच्छा दोस्त मान रहा था इंटरनेशनल लेवल पर। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है कि अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये बातें की जाती है। तो इसके लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करें, इसलिए इनको क्या किया गया, तो इनको डिटेन कर लिया गया। और आप देखें कि कई बार कई जगह पे कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ये चल रहा है कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में सपोर्ट किया जा रहा है और इसराइल के खिलाफ मार्च निकाले जा रहे हैं। उसके अलावा बात करें कि जस्टिस मृदुल, अब देखिए नाम याद रखिए क्योंकि इस वजह से नाम याद रखना है, मणिपुर के ये CJI हाई कोर्ट के ये नियुक्त हुए हैं, यानी मणिपुर हाई कोर्ट के CJI कौन नियुक्त हुए हैं, तो मृदुल नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिद्धार्थ मृदुल के बारे में। उनका पूरा नाम है सिद्धार्थ मृदुल। मैंने ये क्यों कहा था कि इनको याद रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है मणिपुर काफ़ी पिछले लंबे समय से भाई साहब ये जल ही रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे देखने को मिले, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था और इस तरीके से लगातार यहाँ पे संघर्ष चल रहा है। तो हो सकता है कि आपसे कभी वन लाइनर टाइप में पूछ ले कि अभी हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट का CJI किसको नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है सिद्धार्थ मृदुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं बात की जा रही है कि ADB अहमदाबाद में शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए लोन देगा। कितना? $181 मिलियन लोन देगा। अब यहाँ पे ADB के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, इसकी स्थापना 1969 में थी। 1969 को भी अगर हम स्पेसिफाइड डेट देखना चाहें तो इसकी स्थापना 1969 में 19 दिसंबर को की गई थी, यानी कि 19 दिसंबर 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके टोटल सदस्य 68 हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बाहर के देश भी इसके सदस्य हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुगु असाकावा। तो ये सारी चीज़ें ADB के बारे में ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन बने न्यूजीलैंड के अभी हाल ही में? तो श्री क्रिस्टोफर लक्सन, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको बधाई भी दी है। अब ये न्यूज़ कल की थी, आप यहाँ पे ये डेट भी देख सकते हो, कल ही हम डिस्कस करने वाले थे, लेकिन फिर वही चीज़ है कि कल लेक्चर का क्या हुआ था आप लोग को भी पता है। इसके अलावा बात करें कि रक्षा मंत्रालय ने INS ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो INS ब्यास है इसको सही से फिर से रीऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको फिर से अच्छे से लेवल पर लेकर चलने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यहाँ पे हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कई बार शब्द ऐसे है ना कि जुबान से निकलते हैं, दिमाग में वो चल रहा होता है लेकिन जुबान पे आता ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि 141वां सत्र जो ओलंपिक समिति का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, वो मुंबई में आयोजित किया गया था, भारत के मुंबई में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया कि इसमें जो 2028 में लॉस एंजल्स यानी कि USA में होने वाले ओलंपिक खेल है, इसमें 5 नए गेम को इसमें ऐड किया जाएगा। कौन कौन से गेम है अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो एक तो हो गया क्रिकेट, उसके अलावा बात की जाती है बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल इसी को कहते हैं, उसके अलावा बात की जा रही है फ्लैग फुटबॉल की, उसके अलावा लैक्रोस की और स्क्वैश की। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वैश हो गया, लैक्रोस हो गया, बेसबॉल, या फिर आप यहाँ पे इसी को कहते हैं सॉफ्ट बॉल। इसी तरीके से फ्लैग फुटबॉल के बारे में और स्क्वैश, ये सारी चीज़ें क्रिकेट है। तो ये सारे 5 खेल नए इसमें ऐड किए जाएंगे। और ये कब से ऐड किए जाएंगे? तो ये 2028 में जो लॉस एंजल्स में USA में होने वाला है ओलंपिक उसमें, और 2024 में कहाँ होने वाला है? तो ये पेरिस में ओलंपिक होने वाला है 2024 वाला। तो ये आप देख सकते हैं 141वें सत्र की बात की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को पता है कि 2036 में हम जा रहे हैं होस्ट करने ओलंपिक को, यानी कि इंडिया जा रहा है। हम का मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, हमारा देश जा रहा है। हाँ, यानी कि 2036 में ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो इंडिया में होगा, पहले से फिक्स हो गया है। बात करें प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे, कर चुके हैं भैया, क्योंकि आज 18 तारीख है, कल की न्यूज़ थी। उसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल मैरीटाइम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, अगर कोई देखना चाहता है। जैसे बात करें उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 250 प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पीकर्स आएंगे, 16 मिनिस्ट्रीज होंगे फ्रॉम 11 स्टेट से, यानी कि 11 राज्यों से 16 अन्य मंत्रालय आएंगे। 31 प्लस लीडिंग ग्लोबल CEOs होंगे। जैसे यहाँ पे सुंदर पिचाई जो है, सुंदर पिचाई कौन है? तो ये गूगल के CEO हैं। और हमारे मोदी जी ने इनसे ये भी कहा है कि भैया आप भी आइए, आप भी इसके बारे में जानिए और थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। इस तरीके से उनका फुसला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और फिर बोलने में जो भी गलती है उसके लिए माफ़ करिएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, आप लोग का सपोर्ट ही है जो वीडियो को लाने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन उसका स्टूडेंट ही होता है।
उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, और क्या बोलते हैं यार, वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे जो भी करते हैं करिए उसको, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, मतलब अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको आप रिव्यू भी कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट थोड़ा सा गलत बताया आपने, या फिर ये पॉइंट समझ नहीं आया, या फिर ये पॉइंट को और अच्छे से बताया जा सकता था। कुछ भी आपको जो भी लगता है कि लेक्चर में सुधार किया जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में शर्म आती है, या फिर आपको हेजिटेशन होती है, तो फिर ये मेरे ईमेल आईडी, इस पे भी आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। इस पे डायरेक्टली मुझसे ही कांटेक्ट होगा। कोई टीम नहीं है मेरी कि जो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। मैं अकेला ही काम करता हूं, तो ये मेरी ही ईमेल आईडी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, और लिंक तो इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।